हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी में आज हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम जो है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे क्या हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, किसने प्रस्तावना को क्या कहा, आखिरकार प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई भारतीय संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पूरी जानकारी के लिए आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी जब श्रृंखला आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको लगेगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो भाई इसमें थोड़ा सा भावनात्मक रूप से भी आपको क्या समझने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि प्रस्तावना सबसे पहले हमें क्या सिखाती है। प्रस्तावना हमें सिखाती है कि हम भारत के लोग मतलब प्रस्तावना में मैं की भावना नहीं है, हम की भावना है। मतलब प्रस्तावना ने हमको यह सिखाया है कि देश मेरा अकेला नहीं है, देश सभी का है, हम सब भारतीयों का है और हम सब मिलकर के देश को चलाएंगे। प्रस्तावना में हमें यह भी सिखाया जाता है कि लोगों को कितने न्याय की बात की गई है, कितने अधिकारों की बात की गई है, सरकार का दायित्व क्या है, लोगों का देश के और देश के संविधान के प्रति दायित्व क्या है, न्यायपालिका किस तरीके से काम करेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लोगों को किस किस क्षेत्र में अवसर दिए जाएंगे, कितनी समानताएं दी जाएंगी, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ क्या देश के अंदर भाईचारा बनाने से देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। ये सब बातें किस में दी गई हैं भाई, प्रस्तावना में दी गई हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आप लोगों को यह जानने की जरूरत है कि प्रस्तावना हमें हम की भावना देती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाएंगे, मतलब हर तरीके से दक्ष बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब समाजवादी से यह है कि सरकार का दायित्व देश में ज्यादा होगा, ठीक है ना। पर पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का अपना कोई पंथ नहीं होगा, व्यक्ति विशेष का धर्म हो सकता है, सरकार का कोई धर्म नहीं। सरकार सेकुलरिज्म तरीके से काम करेगी, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार जब भी काम करेगी किसी विशेष धर्म के लिए नहीं करेगी, सभी धर्म के साथ समानता का व्यवहार करके आगे की ओर बढ़ेगी। लोकतांत्रिक बनाएंगे, लोग ही सरकारों को चुनेंगे वोट डाल करके, गणराज्य बनाएंगे। सरकार के राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा क्या होगा, चुना जाएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देंगे, न्याय। कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब 3 न्याय। प्रस्तावना में आपसे पूछ लेगा न्याय कितने हैं, तो खटाक से आपका जवाब होना चाहिए। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्यायों की बात की गई है, सोशली, इकोनॉमी और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। हम भैया कौन कौन सी स्वतंत्रता देंगे, विचारों की स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। मेरा कहने का मतलब ये स्वतंत्रता कितनी है भाई, तो स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 हैं। 5 स्वतंत्रताओं की बात कौन करती है, हमारी भाई प्रस्तावना करती है, याद रख लेना। और भैया प्रतिष्ठा और अवसर की क्या देंगे, समानता देंगे। तो भैया कितनी समानता की बात की गई है, तो 2 समानता की बात की गई है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है उन सब के लिए व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेंगे, हर किसी की रेपुटेशन का ध्यान रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जब हम बनाएंगे तो उसके लिए भाईचारा भी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बंधुत्व को बढ़ाएंगे, ब्रदरहुड। भाई जब आप भाईचारा की भावना लेके आओगे, इनहेंस ऑफ ब्रदरहुड करोगे, भाईचारा को बढ़ावा दोगे, देश की एकता मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। और कहा है कि हम सब जो है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, जिस दिन संविधान बनाया था, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करेंगे, इस प्रस्तावना को, संविधान को क्या कर रहे हैं, ये बोल लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अंगीकृत किया, अपना अंग माना, जैसे शरीर का अंग होता है, अधिनियमित किया, कानून माना इसे, साथ ही साथ आत्मा से अर्पित किया। ऐसा कुछ बताती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। कह सकते हो संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, भारत में समाजवादी सरकार चलेगी, पंथ निरपेक्षता होगी, भारत में कोई धर्म नहीं होगा विशेष,
सरकार का, लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा बना हुआ गणराज्य होगा, ठीक है ना। न्याय मिलेंगे 3 तरह के, 4-5 तरह की स्वतंत्रताएं मिलेंगी, 2 तरह की समानताएं मिलेंगी। तो ये सब हमारे संविधान में देखने को मिलेगी। मेरा कहने का मतलब लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार, समता के अधिकार और न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो बारीकी से हम डिस्कशन करेंगे। कब संविधान को हमने अपना अंग माना, तो 26 नवंबर 1949 को। कितनी न्याय की बात 3 की, स्वतंत्रता कितनी 5 की, भैया समता कितनी 2। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगी इंपोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये जो प्रस्तावना है ना, इस प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। इस प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य का क्यों कहते हैं कि भैया 13 कह सकते हो आप 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, भाई वहीं से ये उद्देश्य का शब्द लिया गया, ध्यान रखना। वहीं से क्या लिया गया है, ये उद्देश्य प्रस्ताव लिया गया है, ठीक है ना। आगे चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना का महत्व तो क्या है, तो ध्यान रखना प्रस्तावना हमें क्या देती है, वैल्यूज देती है। नैतिक, देखो हमें आधारभूत दर्शन देती है, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य देती है, वैल्यूज देती है, पॉलिटिकल वैल्यू, धार्मिक वैल्यू, रिलीजन वैल्यू और एथिकल वैल्यू देती है। क्या संविधान के महान और आदर्श सोच को उल्लेखित करती है। हमारी प्रस्तावना ये भी बताती है कि हमारा संविधान कितना महान है, हमारा संविधान कितना आदर्श विचार वाला है। ये कौन सिखाती है, ये प्रस्तावना सिखाती है। जब हमें ये पता चलता है कि लोगों को न्याय दिया गया है, अवसर दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है, तो साफ तौर पर संविधान की महानता और आदर्श सोच को इसमें दिखाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है संविधान आदर्श उद्देश्य, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का भी क्या करता है, उल्लेख करता है। बोला गया है ना 26 नवंबर 1949 को हम क्या करेंगे, अंगीकृत करेंगे, ये भी क्लियर करती है। देखो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था कि ये हमारे लंबे समय के सपनों का क्या है, विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऐसा किसने कहा था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। 13 दिसंबर 1949 को JL नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देश्य का शब्द भी रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब मंजूर किया गया, ये पूछ लेता है, तो 22 जनवरी 1947 को मंजूर किया गया था क्या, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। कह रहा है इसके लिए उद्देश्य का शब्द का उल्लेख भी किया गया था और बाद में प्रस्तावना भी। देखो कुछ फैक्ट हैं, ये पूछ लेगा प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहां से लिया गया, सीधा आपका जवाब होना चाहिए अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहां से आया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से आई, ऑस्ट्रेलिया से। एक एक चीज इंपोर्टेंट है, विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका का है, ध्यान रखना। और विश्व का सबसे पुराना अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है जो अलिखित संविधान है। कह रहा उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देश्य का क्या लिया गया, शब्द लिया गया है। उद्देश्य का शब्द कहां से लिया गया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से। बेसिक सी बातों को आप जरूर क्या रखिए, तैयार रखिए। आपके सामने वो टर्म्स दिए गए हैं, वो शब्दावली दी गई है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या है भैया टर्मिनोलॉजी, कह रहा कुछ बातें हैं भाई। हमारा जो संविधान है उसमें सत्ता का स्रोत किसे बनाया गया है, भाई गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट तो जनता है। जनता ही सरकार को चुनेगी क्योंकि लोकतंत्र है और लोक प्रभुता होगी, लोगों की ही सत्ता चलेगी और लोगों की ही ताकत चलेगी और लोग ही निर्णय लेंगे। प्रभुता मतलब निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर भी किसके हाथ में होगी, जनता के हाथ में होगी, ऐसा बोला गया है। सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, कैसी होगी, तानाशाही सत्ता होगी या लोकतांत्रिक होगी, गणतांत्रिक होगी या भैया साम्यवादी होगी, कैसी होगी ये बताया गया है भैया प्रस्तावना में। संपूर्ण संप्रभुत्व संपा होगी मतलब निर्णय लेने के लिए दक्ष होगी, समाजवादी होगी, थोड़ा सा आधिपत्य होगा सरकार का, पंथ निरपेक्ष होगी मतलब सरकार का अपना कोई भी पंथ नहीं होगा, कोई भी रिलीजन नहीं होगा, उससे निरपेक्ष होगी, सभी के लिए समानता का व्यवहार करेगी। फिर से ध्यान रखो, व्यक्ति विशेष का धर्म हो सकता है लेकिन सरकार का या स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। लोकतांत्रिक होगी, लोग चुनेंगे। गणतांत्रिक होगी, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति होगा, उसे भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, चुनेंगे। तो हमारा रिपब्लिक स्टेट भी है। आपसे पूछे क्या भारत रिपब्लिक है, बिल्कुल भारत रिपब्लिक स्टेट है। भारत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को चुन करके भेजा था, 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं भैया, याद रखना, ठीक है। सत्ता का उद्देश्य क्या है,
अगर सरकार बनेगी तो उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्यों बनेगी सरकार? सरकार बनेगी लोगों को न्याय दिलाने के लिए। कितने न्याय? 3 न्याय। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार बनेगी, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए सरकार बनेगी, और भैया राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए क्या बनेगी? सरकार बनेगी। तो सरकार का उद्देश्य होगा कि जब भी गवर्नमेंट बने, उसके पास पावर आए, तो लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, सोशली, इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, क्या होता है ये डिस्कशन करेंगे। लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। लोगों को विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को विश्वास, धर्म और उपासना की क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही साथ लोगों को समानता भी दी जाएगी, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या मिलेगी? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता मिलेगी। व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी क्या होगी? एक गरिमा होगी, ठीक है ना, जीवन जीने की। एकता और अखंडता का भी ध्यान रखा जाएगा। और देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए भाईचारा को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन देगा बढ़ावा? सत्ता देगी। सरकार जो बनेगी उसके ये उद्देश्य होंगे कि वो भाई एकता अखंडता का ध्यान रखे और बंधुत्व का ध्यान रखे, व्यक्ति की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का ध्यान रखे। ये किसको दिए गए हैं? सरकार का उद्देश्य है कि ये सब चीजें आसानी से व्यक्ति, नागरिक को उपलब्ध कराए। किसको? भारतीय को उपलब्ध कराए। ठीक है ना। आइए फटाफट से, सत्ता के स्रोत में ही लोक प्रभुता का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान रखना। लोक प्रभुता कौन लेके आया था? तो इसके जनक रूसो को माना जाता है। फ्रांस के हैं रूसो। तो लोक प्रभुता का जनक किसे माना जाता है? दिमाग में रख लो, रूसो को माना जाता है। किसे माना जाता है भैया? रूसो को माना जाता है। अब्राहम लिंकन के बारे में बात करूं तो अब्राहम लिंकन 16 राष्ट्रपति 1860 में उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए। उन्होंने ये कहा था जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। किसने कहा था 1860 में? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है ना। और हमने भी यहाँ पे हम भारत के लोग करके बता दिया कि लोग ही सब कुछ हैं। हमने अपनी प्रस्तावना में हम भारत के लोग को ऐड करके ये क्लियर कर दिया है कि भाई सरकार कुछ भी नहीं है, लोग सब कुछ हैं। सरकार ने कतई भी लोगों के खिलाफ काम किया, संविधान के खिलाफ काम किया, सत्ता से उनको क्या कर दिया जाएगा? अपदस्थ कर दिया जाएगा। तो यहां बोला गया है कि लोग क्या करेंगे? अंगीकृत करेंगे, स्वीकार करेंगे, लागू करेंगे, अधिनियमित करेंगे और आत्मार्पित मतलब देश को सौंपेंगे। तीनों चीज लोगों के हाथ में दी गई है। ठीक है ना। सत्ता के स्वरूप की बात करूं तो मैं संपूर्ण संपन्न होगी। इसका अर्थ होता है ऐसे देश से है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या लेंगे? निर्णय लेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर, सोवरेनिटी कहते हैं भाई, संप्रभुता कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता। सरकार उतनी दक्ष होनी चाहिए कि देश के बाहर के अंतरराष्ट्रीय निर्णय, देश के अंदर के राष्ट्रीय निर्णय लेने में वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आसानी से लोगों के हित में उचित एवं न्यायपूर्ण तरीके से क्या लेगी? निर्णय लेगी। इसे कहते हैं संप्रभुता। ठीक है ना। अगर आंतरिक निर्णयों की बात करूं तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में वो आसानी से स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए जनता। बाह्य मामलों में बात करूं तो मित्र और शत्रु का चयन करेगी, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। युद्ध के लिए वो शांति की घोषणा करने में निर्णय हो और विदेश नीति खुद अपने दम पर चलाए। ठीक है ना। किसी बाह्य शक्ति, अमेरिका जैसी, चीन जैसी शक्ति और रूस जैसी शक्ति का कोई सरकार पर दबाव नहीं चलेगा। अब बात करते हैं समाजवाद। तो ध्यान रखना, समाजवाद एक विचारधारा होती है जहां संपत्ति का समाजीकरण किया जाता है, यहां समानता को फॉलो किया जाता है, या मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण की सरकार होगी तो इन मजदूर और वंचित वर्गों के लोक कल्याण की बात करेगी। सरकार हमेशा वेलफेयर स्टेट की बात करेगी, वेलफेयर स्टेट की बात करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। शोषण की समाप्ति करेगी। ऊपर वाला नीचे वाले पायदान पर बैठे हुए नागरिक का शोषण नहीं करेगा। उन पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी। और ऐसी स्टेट को समाजवाद स्टेट कहते हैं। ध्यान रखना, मतलब सरकार को कुछ आधिपत्य तो ज्यादा दिया गया है। लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी सरकार के पास, लोगों को शोषण से बचाने की जिम्मेदारी सरकार के पास। तो इसका मतलब ये समाजवाद स्टेट की बात भी हमारी प्रस्तावना करती है। समाजवाद के व्यवहारिक 2 रूप होते हैं। एक तो मार्क्सवाद ने समाजवाद के बारे में कुछ बोला है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद क्या बोलता है समाजवाद के बारे में। तो मार्क्सवाद ने यह बोला है पूंजीवाद और निजी स्वामित्व पर जोर देने के साथ नागरिकों के बीच असमानता को जन्म देता है और कह रहा है निम्न वर्गों का दमन करता है। उसने ये बोला है अगर किसी देश में
पूंजीवाद बढ़ता है, निजी स्वामित्व बढ़ता है तो लोगों की स्वतंत्रता छिन जाती है, लोगों का दमन होता है, लोगों के साथ असमानता होती है, भेदभाव होता है, पैसा पैसे वाला होता चला जाता है, जो पैसे वाला है वो और ज्यादा पैसे वाला होता चला जाता है, मजदूर किसान और श्रम वाले जो होते हैं वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। मार्क्सवाद ने ऐसा बोला, कहा इसीलिए समाजवाद का लाना जरूरी है, ठीक है ना। ये किसने बोला? ये मार्क्सवाद ने बोला। लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करूं तो यहाँ चुनाव होता है, संसद यहाँ कानून बनाती है, योजना बनाने के लिए समाज कह रहा है योजना बाध्य समाज होता है, मतलब जो योजना बना दी समाज उसी तरीके से फॉलो करेगा। उद्देश्य की बात करूं तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बालक के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने की बात की जाती है। या हर तरीके से व्यक्ति विशेष बच्चों का ध्यान रखा जाता है, महिला पुरुष का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। यही एक केस आया था DS नकारा केस 1982, जिसने बताया था कि भारतीय समाजवाद आखिरकार क्या है। इसने डिफाइन किया था सोशल मतलब इंडियन सोशल को, भारतीय समाजवाद क्या है। तो उसने बताया था आय की असमानता को कम करता है भारतीय समाजवाद, ठीक है ना। जीवन स्तर की असमानता को कम करता है भारतीय समाजवाद, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करता है। अगर भारत में हमने जो नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, DPSP दिए हैं, DPSP सही मायने में ये दर्शाता है कि देश के अंदर समाजवाद आज भी जिंदा है, क्योंकि सरकार को ये बोला गया है कि DPSP को ध्यान में रखते हुए, DPSP संविधान का भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार को और राज्य का कल्याण करने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए दिए गए हैं। ये बोला गया है अगर सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है तो संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या करे, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसमें लोक कल्याण की बात की गई है, उसमें समाजवाद की बात की गई है, उसमें गांधीवाद की बात की गई है, और उसमें साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि भाई आप लोग जो है समानता को भी फॉलो करिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बोला गया है, पश्चिमी मूल्यों को भी यहाँ पे बोलने की बात की गई है, तो ये बोला गया DS नकारा केस में, ठीक है ना। वहीं सेकुलर क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। देखो पहले क्या था, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष कि भाई संविधान को और सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, इसका मतलब है धर्म से अलग होना चाहिए। जबकि धर्म का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है ना, स्नेह करना, करुणा करना, ईमानदारी से बातें करना, चोरी ना करना, ये सब धर्म होते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना। अगर इससे ही निरपेक्ष हो जाएंगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में संविधान की जगह कौन शब्द लेके आए, पंथ शब्द लेके आए। पंथ का मतलब होता है किसी एक विचारधारा पे जुड़ने वाले लोगों का समुदाय। कोई मुस्लिम विचारधारा पे जुड़ा हुआ है, कोई हिंदू विचारधारा पे, कोई बौद्ध पे, कोई जैन पे, कोई ईसाई पे, कोई सिख पे, कोई जोरास्ट्रियन पे, अलग अलग विचारधाराओं के जुड़ने वाले समूह को पंथ कहते हैं। कहा गया है सरकार किसी पंथ का ध्यान नहीं रखेगी, किसी पंथ से निरपेक्ष रहेगी, इसीलिए पंथ निरपेक्ष 1976 में लाया गया। कह रहा है इसका तात्पर्य राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म से के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, तेरे लिए योजना है, तेरे लिए नहीं है, तेरा कल्याण किया जाएगा, तेरा नहीं। और कह रहा सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उनके समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऐसा आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं लोगों को, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जहां आर्टिकल 25 से 28 ये धर्मनिरपेक्ष की ही क्या करते हैं, बात करते हैं। कह रहा सेकुलर का सही मायने में अर्थ क्या होता है, कह रहा वैसे तो इसे रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में, और लैटिन भाषा में इसे रिलाइजर कहते हैं, मतलब जोड़ना। तो इसका मतलब ये बताया गया, इसका मतलब होता है कि भाई मनुष्य को ईश्वर से जोड़िए, मनुष्य को ईश्वर से जोड़िए, ऐसा सिखलाता है पंथ या धर्म, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके साथ साथ कहा गया भारत में रिलीजन को धर्म के स्वरूप ट्रांसलेट कर दिया गया है। बस कहा गया है कि भाई धर्म का मतलब आप लोग कर्तव्य, ड्यूटी, लोगों की क्या ड्यूटी होती है, सरकार की लोगों के प्रति क्या ड्यूटी है, और लोगों की अपने राज्य या सरकार के प्रति क्या ड्यूटी या दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सिखाता है धर्म, ठीक है ना। सरकार का लोगों के प्रति, लोगों का सरकार के प्रति, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष का समाज के प्रति, महिला का पुरुष के प्रति, पुरुष का महिला के प्रति, बच्चों का पापा के प्रति, पापा का बच्चों के प्रति जो कर्तव्य होता है उसी को धर्म कहते हैं। आपने सुना भी होगा राम ने दशरथ की बात को मान करके
अपने बेटा होने का धर्म का क्या किया, पालन किया। ठीक है ना, तो ये धर्म का मतलब ड्यूटी से होता है, सभी लोग ध्यान रखना इस चीज को। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि भाई उस देश का जो राष्ट्रपति होगा वो चुन करके बनेगा, उसे रिपब्लिक कहते हैं। वो जेनेटिकली नहीं बनेगा, वो वंशानुगत नहीं बनेगा कि भाई राजा का ही बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। जहां ऐसा होगा वो गणतंत्र नहीं होगा। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, विधायक और एमपी के द्वारा क्या किया जाता है, एमएलए और एमपी के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसीलिए भारत को रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। इसीलिए भारत को रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। ये चीज दिमाग में डाल लो, ठीक है। फिर भैया कह रहा भारत के वास्तविक शासन वैसे तो कायदे में पीएम के पास है, लेकिन राष्ट्र देखो सरकार का प्रमुख हमारे यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री। राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। अंतरराष्ट्रीय जितने भी संधि समझौते हैं सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन कार्यकारी परिषद में या कार्यकारी रूप से सरकार में हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता चुनती है और सही मायने में इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमने अपनी प्रस्तावना में अपने संविधान में कितने न्यायों की बात की है, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि भाई सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा व्यक्ति का रंग कैसा है, व्यक्ति कहाँ रहता है, उत्तर यूपी का है या बिहार का है या झारखंड का या बंगाल का है, या भैया महिला है या पुरुष है, कौन जाति से है, कुछ भी नहीं। सरकार जब भी लोक कल्याण की बात करेगी इन सब से परे होकर के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपना कार्य करेगी। और वो सही मायने में ये होगा कि सरकार ने लोगों को सामाजिक न्याय दिया है। आर्थिक न्याय से मतलब ये है कि जब भी व्यक्ति को आर्थिक कारणों पर कोई भी काम किया जाएगा तो भेदभाव नहीं, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं व्यक्ति विशेष के साथ, महिला के साथ या किसी जाति धर्म के आधार या स्थान वंशानुगत के आधार पर कोई भी भेदभाव सरकार नहीं करेगी और समानता के साथ आर्थिक न्याय देने का बात करेगी। तब बोला जाएगा कि रियल में भाई आर्थिक न्याय दिया गया है। राजनीतिक का मतलब है व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, व्यक्ति को अन्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार अगर दिया जाता है तो सही मायने में वो राजनीतिक न्याय होता है। व्यक्ति को शिक्षा में न्याय दे रहे हो भाई, बिना किसी भेदभाव के स्कूल जाने का अलाव कर रहे हो, उसके साथ सामाजिक भेदभाव से दूर किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है सही मायने में हमारे संविधान ने 3 न्यायों की बात की है। ठीक है ना, वही हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमने 5 स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता की बात की है। विचार की स्वतंत्रता क्या होती है? विचार का मतलब है कि विचार आंतरिक और मानसिक कार्य है। आप अपने मन से कुछ भी चिंतन कर सकते हो, कोई भी आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप कुछ भी आइडिया अपने दिमाग में ले सकते हो, धारण कर सकते हो, आपके लिए पूरी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब है आप देखो, विचार आंतरिक क्रिया है, मेरे मन में क्या आ रहा है, अभिव्यक्ति बाह्य क्रिया है। आपको अभिव्यक्ति का पूरा स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब जैसे मैं ऐसे करके बुला रहा हूं, ऐसे करके बुला रहा हूं, बोल के बुला रहा हूं, ठीक है ना, चीख करके बुला रहा हूं, इशारा दे करके बुला रहा हूं, ये सब अभिव्यक्ति होती है, एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है ना, तो आपको सभी अभिव्यक्ति की क्या है, आजादी है। विश्वास मतलब किसी विश्वासधारा को स्वीकार करना, विचारधारा को, धर्म को स्वीकार करना, पंथ को स्वीकार करना छूट है। किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हो। उपासना में धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हो, जो भी धर्म में बातें हैं वो एक्टिविटीज आप कर सकते हो। आपके लिए देखो, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई मतलब अन्य चीजें पहन रहा है अपने अपने धर्म के हिसाब से, ठीक है ना, कोई कुछ यूज कर रहा है अपने धर्म में, कोई कुछ, ये छूट है आपको, आप अपने स्तर से कर सकते हो। यहाँ राज्य का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वॉलेंस एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। समता 2 प्रकार की दी गई है। प्रतिष्ठा की समता मतलब समाज में व्यक्ति का स्थान, उसकी हैसियत जाति, धर्म या आर्थिक जन्म स्तर या लिंग के आधार पर तय नहीं करोगे। उसका सम्मान मतलब समाज में बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कि भाई इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो इस जाति से बिलोंग करता है, इसका मतलब आप प्रतिष्ठा की समानता नहीं दे रहे हो। अवसर का मतलब सभी को मौका दो, सभी को आगे बढ़ने का मौका दो, सभी को विकसित होने का मौका दो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, समानता के साथ अवसर दोगे, ठीक है। व्यक्ति की डिग्निटी ऑफ पर्सन, डिग्निटी का मतलब होता है कि भाई व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की मानवीय गरिमा दे रखी है, उसको अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है ना, कोई उस पर दबाव नहीं डालोगे। एकता और अखंडता का देखो, यूनिटी का मतलब होता है सब एक रहिए, और अखंडता का मतलब होता है टूटोगे नहीं, तो भारत कभी नहीं टूट सकता किसी विचारधारा के आधार पर, ठीक है ना। तो एकता का मतलब है नागरिकों के बीच होने वाली एक भावना, अखंडता का मतलब है भौगोलिक संकल्पना। कह रहा है इस पर बल देते हैं कि भारत जो क्षेत्र है ना वो कभी नहीं टूटेगा, किसी विचारधारा के आधार पर टूटेगा नहीं। आपने सुना था जैसे सिखों ने खालिस्तान की बात करी थी, भारत को अलग एक देश बनाने की बात करी थी, किसी भी हालत में कोई भी क्षेत्र या राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ऐसा 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने क्या किया था, पहले क्या था, एकता शब्द था, अब हमने एकता के साथ साथ अखंडता शब्द को भी अपने संविधान में क्या कर लिया भैया, शामिल कर लिया है, ठीक है ना। आइए आगे, बंधुत्व का मतलब फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, नागरिकों के बीच आपस में ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है ना। व्यक्ति आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, देश की एकता अखंडता का ध्यान रखें, इसमें कोई भी सांप्रदायिक चीजें नहीं आनी चाहिए, तब तो है कि भाई बंधुत्व है, ठीक है ना, शांति स्थापित होती है यहाँ। भाई आखिरकार प्रस्तावना का महत्व क्या है, मतलब किसने क्या बोला संविधान की प्रस्तावना को, राजनीतिक जन्मपत्री है, ये के.एम. मुंशी ने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजनीतिक जन्मपत्री है। संविधान की प्रस्तावना को एक परिचय पत्र है, ये एन.के. पालकीवाला ने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। संविधान की कुंजी नोट किसने कहा, सर अर्नेस्ट वॉकर ने कहा, ठीक है ना। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है, ठीक है ना, ये आप बताओगे ये किसने कहा, ठीक है ना। आगे देखिए, संविधान से मुद्दे, कई मुद्दे ऐसे आते हैं कि आखिरकार भाई संविधान जो प्रस्तावना है क्या वो संविधान का अंग है या नहीं है, या प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो, दोनों ही मुद्दे आपके लिए चर्चा में रहते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, बेरुवारी विवाद 1960 में ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और ना ही प्रस्तावना में कोई आप संशोधन कर सकते। ये बेरुवारी केस 1960 में कहा गया था, ध्यान रखना, ये बेरुवारी केस में बोला गया था कि ना तो संविधान का भाग है प्रस्तावना और ना ही आप प्रस्तावना में कोई संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम 1973 केस में ये बोला कि प्रस्तावना, बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में आप क्या कर सकते हो, संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। अब ये मूल ढांचा क्या होता है, मूल ढांचे का सिंपल सा मतलब ये होता है कि संविधान, जो मूल संविधान था उसमें कौन से तत्व दे रखे थे, एकता, अखंडता, समाजवाद, इनमें कोई चेंज नहीं करोगे, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुता वगैरह, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और सही मायने में तो कौन मूल ढांचा है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये भी बोला गया था केशवानंद भारती 1973 में कि कौन कौन एलिमेंट, कौन कौन सी बातें मूल ढांचे में फंडामेंटल स्ट्रक्चर में रखी जाएंगी, एक तय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ठीक है ना। बात आई मिनर्वा मिल्स में, तो मिनर्वा मिल्स ने भी इसका क्या किया था, समर्थन किया था, कहा था कि संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आप मान भी सकते हो इस चीज को कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने 3 शब्दों को जोड़ा था, अखंडता को हमने जोड़ा, पंथ निरपेक्ष को हमने जोड़ा था, और तीसरा आप बताओगे थर्ड शब्द हमने प्रस्तावना में 1976 में कौन सा जोड़ा था, ये मैं वेट करूंगा आपका कि भाई, ठीक है ना। अब देखो सीखने को क्या मिला, आप बताओगे हमने संविधान को कब स्वीकार किया, कब हमने संविधान को अंगीकार किया, ये आप कमेंट में बताओगे आपने क्लास से क्या सीखा। इससे अगला लेक्चर आगे मिलते हैं। बताना क्लास कैसी लगी, सुंदर सा कमेंट जरूर किया करिए, क्लास को शेयर जरूर किया करिए। विश्वास दिला रहा हूं पॉलिटी आपको दिमाग में ऐसी फंस जाएगी कि पीसीएस लेवल तक के किसी भी एग्जाम को, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, पुलिस का हो, एसआई वगैरह का हो, ठीक है ना, एनटीपीसी, जहां भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, बीईओ वगैरह, यूपी पीसीएस वगैरह, वो क्वेश्चन सब यहीं से बनेंगे। इसीलिए आप क्लास को बिल्कुल भी ना चूकें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, भारत माता की जय।